Good morning, students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLP Government College, Vijayawada. Friends, हम लोग आपके केमिकल काइनेटिक्स का जो बीसी पार्ट थर्ड में आपके दिया हुआ है उसको पढ़ रहे थे और उसमें हम लगभग 80-90% पार्ट कवर कर चुके हैं। और लास्ट जो क्लास हमने ली थी वो हमने ली थी जटिल अभिक्रिया के बारे में, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं उनकी काइनेटिक्स के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। और मैंने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो दो या दो से ज्यादा पदों में संपन्न होती है। तो उसमें एक से ज्यादा सरल स्टेप्स होते हैं, सिंपल स्टेप्स होते हैं। और ऐसी जटिल अभिक्रियाओं में मॉलिक्यूलरिटी या अणुसंख्यता का कोई मायने नहीं रह जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके जितने भी पद हैं वो एक सिंपल रिएक्शन को प्रदर्शित करता है और इन सब स्टेप्स में से कोई एक रिएक्शन होती है जो कि सबसे धीमी होती है, और जो भी सबसे धीमी रिएक्शन है वही वेग निर्धारक होती है। द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, ये कोई रिएक्शन है 3A + 2B P + QB, ये वाली रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में ये चार पदों में होती है, हमने देखा था। और चार पद के अंदर जो पहला पद है वो सबसे स्लो था, क्योंकि ये सबसे स्लो था ये वाला पद। तो ये जो पद है ये रेट डिटरमाइनिंग होगा। तो यहाँ हम सिंपली देखा था कि अगर इसकी रेट लिखनी हो, इस पूरी अगर मैं बात करूं रेट लिखनी है तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये एक जटिल अभिक्रिया है, 3A + 2B गिव्स P + Q। तो इसके लिए अगर रेट इक्वेशन लिखना होगा तो हम लिखेंगे -dA divided by dt equal to K1 A and B। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, एक ये और एक, दो मॉलिक्यूलिटी दिख रही है हमें, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये जो है ये हमने इसमें चार पद है, हमने यही क्यों लिया क्योंकि ये सबसे स्लो है। तो लास्ट टाइम मैंने एक साइकिल की फैक्ट्री का एग्जांपल देकर आपको बताया था कि स्लोएस्ट जो स्टेप होता है कैसे रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपके जो तीन रिएक्शंस आपकी हैं, मैं सबसे पहले मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम ये भी कि एक तो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें A to B, B से A, ये बनता है रिवर्सिबल रिएक्शन। एक तो ये आपके कोर्स में है। दूसरा एक मैंने बताया था आपको कि A से B भी बनेगा और C भी बनेगा, ठीक है, पैरेलल रिएक्शन कहलाती है। और एक हमने बताया था कि A से एक ये बताया था मैंने कि A से पहले B बनेगा फिर C बनेगा। इनको हम क्रमागत, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम तक हम जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो शुरू कर चुके थे और उसमें हमने एक कंडीशन लगा के, और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो बैकवर्ड रिएक्शन, जो अग्र अभिक्रिया है, अग्र अभिक्रिया कौन सी इसमें, A से B का बनना, ये तो हो गई अग्र अभिक्रिया। और वापस B से A का बनना, ये हो गई प्रतीप अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया। तो इसमें हमने कंडीशन लगा दी थी कि हम रिएक्शन उस समय स्टडी कर रहे हैं जबकि जो B है हमारा, जो उत्पाद है उसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, कि कुछ भी उत्पाद उस टाइम पे नहीं बना है। ऐसे समय पे हमने रेट ऑफ द रिएक्शन निकाला, किस किस के लिए, अग्र अभिक्रिया के लिए और पश्च अभिक्रिया के लिए ना। तो ये हमने एक कंडीशन लगाया था इसमें कि इसको 0 मान लिया था। फिर इस तरह हमने इक्वेशन लिखा था जिसमें बाद में देखा था कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन हम ले आए थे, इसमें हमने इसको x को x ही मान लिया था। ये करके हम सब ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो हमारे पास ये आ गया था, हाँ एक तो ये आया था हमारे पास K1 XC/AT ln XC/XC - X। तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके लिए रेट ये आ गया था, है ना, ये अग्र अभिक्रिया के लिए बताया था। फिर हमने इसी से पश्च अभिक्रिया के लिए भी वेग नियतांक निकाल लिया था। वो किस तरह निकाला था, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गई थी
K1 plus K inverse 1 that is equal to K1 upon A upon K1 A upon XC, ये आ गया था। और साथ में फिर हमने ये 1 अपॉन टी ln XC अपॉन XC माइनस X इसे निकाल लिया था। ये हम कल देख चुके थे। आज हम उस कंडीशन को हटाते हैं जो कंडीशन हमने कल लगाई थी कि उत्पाद जो बना है वो प्रारंभ में अगर शून्य नहीं हो, सपोज अगर उत्पाद प्रारंभ में शून्य नहीं हो, जो बी है, बी जो हमने लिखा था, बी जो हमारा उत्पाद है उसकी प्रारंभ में कुछ न कुछ मात्रा बनी हुई है बी। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा फ्रेंड्स कि अगर उत्पाद है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इनिशियली भी कुछ न कुछ बैकवर्ड या प्रतिप रिएक्शन होगी, जो कि हमने पहले केस में 0 मान लिया था। तो इसको मान के हम आज अग्र और जो पश्च रिएक्शन है या फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है उसके लिए रेट कांस्टेंट को डिराइव करेंगे। तो ये हमने हेडिंग डाल दिया है कि यदि उत्पाद प्रारंभ में शून्य ना हो, यदि उत्पाद प्रारंभ में शून्य ना हो तो, और माना कि प्रारंभ में बी के बी मोल उपस्थित हैं, ओके ओके, तो प्रारंभ में जो बी के मोल बन रहे हैं ये बी मोल हमारे पास उपस्थित है। तो क्या होगा, जो dx अपॉन dt इजिकल टू हमने पढ़ा था इस समय पे, तो पढ़ा था ना K1 A माइनस एक्स माइनस K इनवर्स x, ये माना था हमने पहले क्योंकि b वहां पर हमने शून्य मान लिया था। x क्या था? x था t समय बाद जो a है, कैपिटल ए सॉरी, t समय बाद जो a होता है उसके उत्पाद में बदल गए मूलों की संख्या, ये माना था हमने। तो क्योंकि हमने उसमें मान लिया था K1 K इनवर्स और ये b पहले 0 था, तो वहां पर तो था हमारे पास K1 A माइनस एक्स और माइनस K इनवर्स और x, ये पहले हमने लिया था। लेकिन यहां पर क्योंकि हमने मान लिया है कि p के b मोल उपस्थित है तो ये होगा dx अपॉन dt K1 A माइनस एक्स माइनस K इनवर्स b प्लस x। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वही साम्यावस्था वाली जो कंडीशन में लगाई थी साम्यावस्था की, तो साम्यावस्था की कंडीशन लगाएंगे तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0। ये 0 क्यों हो जाएगा मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि क्यों हो जाएगा? क्योंकि a से सपोज b बन रहा था, b से वापस a बन रहा है। तो साम्यावस्था पे क्या होगा, a की कंसंट्रेशन में चेंज 0 हो जाएगा, b की कंसंट्रेशन में चेंज 0 हो जाएगा। तो जब चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0, then we can say that rate of the reaction is 0. तो dx upon dt is equal to 0 हो गया। तो dx upon dt is equal to 0 हो गया तो हम इन दोनों को पैरेलल रख सकते हैं, इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो K1 A माइनस एक्स जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, उसका रेट जो लिखा है हमने, ये K इनवर्स B प्लस है, ये बैकवर्ड रिएक्शन का है। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, यही हमने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, K इनवर्स इज इक्वल टू ये A माइनस एक्स था, इसको हम, ठीक है, क्या किया हमने, K1 A माइनस एक्स अपॉन B प्लस एक्स, ये कहां से आया? तो क्या किया हमने, x की जगह, x था ना, उसकी जगह वैल्यू रखती है x ई। x क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द जो भी नंबर ऑफ मोल a के b में बदल चुके हैं, a के नंबर ऑफ मोल जो b में बदल चुके हैं किस टाइम पे? इक्विलिब्रियम के टाइम पे, वो है x, है ना, वो x हो गए। ओके, अब k इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 A माइनस एक्स जो यहाँ था उसके नीचे b प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स चेंज हो गया। तो K1 K इनवर्स इज इक्वल टू K1 A माइनस एक्स b प्लस एक्स, क्वेश्चन नंबर 21। समीकरण 19 था, हम उसमें K इनवर्स का ये मान रख देंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, हम अभी चाह रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकालना।
तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकालना है, तो हम ये चाह रहे हैं कि उस इक्वेशन से जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है उसको हम गायब कर दें, क्योंकि हमें वो तो अभी पता ही नहीं है, हम तो ये चाह रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट कैसे निकले। उसके लिए हमने इसको चेंज कर दिया है किसमें, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट K1 है, यहाँ पर K इनवर्स तो नहीं है, तो K1 A minus XC अपॉन B plus XC उसमें चेंज कर दिया। तब देखिए आगे चलते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 19 थी जो मैंने आपको दिखाई थी, dx अपॉन dt K1 A minus X माइनस K इनवर्स B plus X, जो सिंपली सबसे पहले हमने लिखा था। इसमें किससे मान रख दिया है, मान क्या रखा है हमने, ये K1 A minus X सच जो था वो है ना, यहाँ पर K1 A minus X जो K इनवर्स है, K इनवर्स की जगह हमने ये रख दिया है B plus X जैसा कैसा है, K इनवर्स का मान है K1 A minus XC अपॉन B plus XC, तो K1 A minus XC अपॉन B plus XC, ये वैल्यू हमने उठाई है यहाँ से, ठीक है। अब B plus X ऊपर था, इसको हम अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये बुक्स में आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं दे रखा है, मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। हालांकि सिंपल मैथमेटिक्स के लिए कई बार हम एक एक्सप्रेशन बोल के रह जाते हैं कि एक्सप्रेशन आगे नहीं बढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, देखिए। ओके, तो हमने इसको यहाँ सॉल्व किया है, तो ये वैल्यू पुट कर दी थी, मैंने आपको बता ही दिया K1 A minus K1 B plus X A plus X B plus XC, तो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये तो ऐसा यहाँ रखा ही है K1 A minus X, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर K1 A minus X, ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये B plus XC है, इसका जो एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये यहाँ भी जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा K1 A minus X B plus XC, ये एक्स एच क्योंकि इसके पास तो था ही पहले डिनोमिनेटर में, तो इसको तो नहीं करेंगे, तो K1 B plus X A minus XC डिवाइड बाय B plus XC, ये हो गया ना। नाउ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, दिस वन, तो K1 A minus X B plus XC माइनस K1 B plus X A minus XC, तो सॉल्व करेंगे तो इसको हमने पहले मल्टीप्लाई किया आपस में इन दोनों को, ये आ जाएगा AB प्लस AXC AB प्लस AXC माइनस BX माइनस XXC, ये हो गया। ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, AB माइनस BXC प्लस AX माइनस XXC, ये हमारे पास आ जाएगा। देन K1 हमारे पास है तो कॉमन ले लिया K1, पूरा सीरीज आ जाएगा AB प्लस AXC माइनस BX माइनस XXC माइनस AB प्लस BXC माइनस AX प्लस XXC, ये दोनों हम जो ग्रीन कलर में है इन दोनों को, दोनों प्लस माइनस में सेम, इसको हम काट सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे AB आपस में कट जाएंगे, तो रह जाएगा AXC माइनस BX माइनस AX प्लस BXC, इसको जब और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा AXC माइनस AX और इधर आ जाएगा BX प्लस BX, यहाँ B कॉमन लिया, इस तरीके से हो जाएगा ये AXC माइनस AX और एक कॉमन लिया तो XC माइनस X, जैसे BXC माइनस BX भी कॉमन लिया तो XC माइनस X, ये हो जाएगा AXC माइनस X प्लस BXC माइनस X, अल्टीमेटली आ जाएगा ये हमारे पास A प्लस B XC माइनस X, ओके। ये आ गया, तो हमारे पास जो dx अपॉन dt दैट इज इक्वल टू K1 A प्लस B B प्लस XC और XC माइनस X, ठीक है। इसको ये सॉल्व कर लिया हमने, इसमें पुट करने के बाद तो हमारे पास अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया ये dx अपॉन dt इक्वल्स टू K1 A प्लस B XC माइनस X अपॉन B प्लस C, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या किया है हमने, पर हम यही रहे कि B के B मूल उपस्थित है, ये इक्वेशन पहले भी हमने देखी थी वो लिखी हुई है, ठीक। नीचे आ जाइए, दोनों को इक्वल कर दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन में, x की जगह XC हमने रख दिया है यहाँ पर, और ये भी हम XC कर रहे हैं एक्चुअली,
ये एक्स के वन, ये सॉल्यूशन हमारे पास आ गया ये डी एक्स अपॉन डी टी के वन प्लस बी एक्स माइनस अपॉन बी प्लस एक्स। अब इसके वेरिएबल्स को हम पृथक कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो वेरिएबल पृथक करने क्या होगा, जो बी प्लस एक्स सी है अपॉन ए प्लस बी और डी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स, ये वेरिएबल डिफरेंशिएट अलग अलग कर लिए, सेपरेट कर लिए, और के वन डी टी यहाँ पर आ जाएगा। नाउ इनका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करने में हमारे पास ये वाला जो क्वांटिटी है वैसे रहेगी, इसमें बी प्लस एक्स अपॉन ए प्लस बी, इसमें क्या क्या है, इसमें कंसंट्रेशन है ए बी है, और ये इधर आ जाएगा डी एक्स अपॉन, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एल एन एक्स माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू के वन बी प्लस सी। सी हम जानते हैं यहाँ पर क्या है, समाकलन स्थिरांक है, तो पीछे हम कई बार पढ़ चुके हैं, और समाकलन स्थिरांक के लिए हम वही कंडीशन लगाते हैं कि टाइम ऑफ जीरो, जब समय एकदम जीरो इनिशियली शुरू ही हुआ है, वहां पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना है ना, ए मतलब एक्स जीरो है, ए से जो चेंज होना है प्रोडक्ट, बी की कुछ क्वांटिटी है वहां पर दैट इज बी, बट जो ए से बी में चेंज होना था, कुछ बोल जो हम लेते हैं एक्स एट द टाइम टी, क्योंकि टाइम जीरो है तो एक्स भी जीरो होगा, टी जीरो पर एक्स जीरो है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे इस कंडीशन को, तो टाइम जीरो है, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, यहाँ पर एक्स जीरो हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा माइनस एल एन एक्स ही, मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा तो ये जीरो क्वांटिटी नहीं होगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा बी प्लस एक्स सी अपॉन ए प्लस बी एज सच, जो यहाँ से आ गया है माइनस एल एन एक्स सी, तो ये वैल्यू आ जाती है सी की हमारे पास, इस सी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे वापस 25 नंबर इक्वेशन में, ठीक है, बस हमने कंडीशन लगाई है टाइम इज जीरो है जब, सी का मान जब इक्वेशन नंबर 25 में हमने रखा है तो हमारे पास ये आ गया है बी प्लस एक्स सी अपॉन टी ए प्लस बी एल एन एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स, ये वैल्यू हमने रखी बी प्लस एक्स सी ए प्लस बी माइनस एल एन एक्स सी, ये मान इस पर रखी तो हमारे पास आ गया के वन इज इक्वल टू, ये टी इधर आ जाएगा, क्या हुआ इसमें, ये के वन यहाँ है ना, के वन यहाँ है तो टी कहाँ जाएगा, पहले तो सपोज कर लीजिए सी है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, सी को सपोज यहाँ से हटा दीजिए, और सी की जगह कीजिए ये वाली चीज आ गई है, ओके। अब के वन इक्वल्स टू बी प्लस एक्स सी अपॉन टी ए प्लस बी, तो टी यहाँ से नीचे आएगा और इसके नीचे यहाँ आ गया बी प्लस एक्स सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन, ठीक है, ये टी यहाँ आ गया, और यहाँ आ जाएगा एल एन एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स, ठीक है, एक्स सी ऊपर आएगा, एक्स सी माइनस एक्स नीचे आएगा क्योंकि वो नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, ये एल एन एक्स सी, ये भी इधर सी की वैल्यू रखोगे तो यहाँ से शिफ्ट करेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो ये ऊपर आएगा और ये एक्स माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। तो ये क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के बारे में है ना, तो जब इनिशियली बी के कुछ मोल पहले से प्रेजेंट है अगर किसी रिएक्शन में, तो कुछ ना कुछ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी वहां, उसी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया एक रेट कांस्टेंट दिया गया, तो हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आ गया है, दैट इज k1 इज इक्वल टू b प्लस एक्स अपॉन t a प्लस b ln x अपॉन x माइनस x, अग्र अभिक्रिया के बारे में हमारे पास आ गया है। अब हमें देखना है पश्च अभिक्रिया की, जब कंडीशन वही है कि जब प्रारंभ में बी के कुछ मोल हैं, तो ये फॉरवर्ड एक्शन के लिए था और ये बैकवर्ड एक्शन के लिए, तो हम वही इक्वेशन वापस ला रहे हैं जिसको हमने इनिशियल लिखी थी, k इनवर्स इक्वल्स टू k1 a माइनस एक्स सी अपॉन b प्लस एक्स, ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, 21 नंबर क्वेश्चन पहले हमने लिखी थी ना, तो हमने लिखा था k1 a माइनस एक्स सी सॉरी पहले भी लिखा था k1 .
a माइनस xc equals to k inverse b plus xp। ये हमने ऊपर देखा था, ठीक है। उसी से इक्वेशन ये आई है, इक्वेशन में कैसे हम इसको लिख चुके थे वैसे। तो k इनवर्स हमने देखा है यहाँ पर, k इनवर्स है b प्लस x को बस b चले जाएंगे, ये आ जाएगा a माइनस x अपॉन b प्लस x। तो इस तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको और सॉल्व किया है। सॉल्व करेंगे तो हम क्या होगा, k इनवर्स b प्लस k इनवर्स xc, ये कहाँ से आया, इसको मल्टीप्लाई किया है तो k इनवर्स b एंड k इनवर्स xc। और ऐसे ही इसको किया है तो k1 a माइनस k1 xc। अब आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा k1 xc, ये जो हमारे पास था दिस वन, इसको हम यहाँ से उठा के इधर लेके, और इधर पहले से k इनवर्स xc है तो दोनों फिक्स हो जाएंगे, और इसको हम उठा के इधर से k1b को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो k1a माइनस k1b सिंपल। नाउ xc हमने यहाँ कॉमन ले लिया है तो अंदर आ जाएगा k1 एंड k इनवर्स a, k इनवर्स 1। तो k1 तो है फॉरवर्ड डायरेक्शन का और k इनवर्स 1 है बैकवर्ड डायरेक्शन का, और दैट इज इक्वल टू k1a माइनस k इनवर्स b, और xc इज इक्वल टू हो जाएगा k1a माइनस k1b डिवाइडेड बाय k1 प्लस k इनवर्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने क्या किया, xp का जो हमने मान निकाला है ये k1a माइनस k1b और k1 प्लस k इनवर्स, इसको हम जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमने ऊपर क्वेश्चन निकाली थी, क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज p प्लस xc अपॉन t a प्लस b ln xc अपॉन xc माइनस x निकाला था ना मैं अभी, इसको ये 26 नंबर क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है, इस इक्वेशन में उसको हमने पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पुट कर दिया। xc के मान को हमने इस पर रख दिया, xc का मान क्या निकाला था, k1a माइनस k इनवर्स b अपॉन k1 प्लस k इनवर्स 1। तो ये पुट करो, पुट करके देखें क्या होता है। xc कहाँ पर है, एक तो यहाँ है xc, इसमें एक xc यहाँ है, एक xc यहाँ, तो इन मान को पुट कर, ठीक है। xc के मान को हम यहाँ रखेंगे क्योंकि तो लॉग की वैल्यू ऊपर वाली ये जो देख रहे हैं हम, ये वैल्यू तो लॉग की है, इसमें तो रखेंगे नहीं, ये जो xc है यहाँ पर उस वैल्यू को रखेंगे हम। तो देखिए क्या होता है, xc की वैल्यू हम रख दिए b प्लस इसमें ये आ गया b, तो वहाँ था ही पहले ना, b प्लस k1a माइनस k इनवर्स b अपॉन k1 प्लस k इनवर्स b, ये वैल्यू जो रखी है हमने, ये वैल्यू xc की, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए इसको, k1a माइनस k1b अपॉन k1 प्लस k इनवर्स 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा हम, ये हो जाएगा bk1 प्लस bk इनवर्स 1 प्लस k1a माइनस k इनवर्स b, ठीक है। ये कहाँ से आया, क्योंकि सॉल्व करेंगे हम इस ये डिनोमिनेटर में है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्योंकि इनके नीचे है ये आ जाएगा हमारे पास कौन, k1 प्लस k इनवर्स 1, b से मल्टीप्लाई करो ना, bk1 bk इनवर्स 1, ये मल्टीप्लाई होके आया है, ये दोनों तो हमारे पास पहले से क्वांटिटी थी यहाँ पर xc की वैल्यू इसमें, ये k1a माइनस k इनवर्स 1 तो पहले से हमारे पास है, ये यहाँ से आया b से जब इसको मल्टीप्लाई किया। आगे क्या होगा, आगे जो मैंने येलो से आपको मार्क कर रखा है bk इनवर्स 1 और ये bk इनवर्स 1 दोनों आपस में कट जाएंगे, तो रह जाएगा bk1 प्लस k1a, तो k1 को अगर हम कॉमन ले लें तो रह जाएगा k1 a प्लस b अपॉन k1 प्लस k इनवर्स 1। ये जो क्वांटिटी थी ये वाली, इसमें हमने xc की वैल्यू रखी, उस xc की वैल्यू रखने से ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास वो आ जाता है k1 a प्लस b एंड k1 अपॉन k1 प्लस k इनवर्स 1। यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएगा, मैंने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पर मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये जो b प्लस xc है ये से सिंप्लीफाई किया अपन ने इसमें, b प्लस xc, xc की वैल्यू अपन रखी तो b प्लस xc क्या हो जाता है, वो ये है k1 a प्लस b अपॉन
K1 प्लस K इनवर्स 1। अब इसको अपन पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो हमारे पास पहले पता ही हमें क्या था, यहाँ हो जाएगा एक K1 B प्लस A अपॉन टी ए प्लस बी और K1 प्लस K इनवर्स 1, तो आएगा ही डिनोमिनेटर में, और ln xc जो सच जो जैसे कैसे सा ऊपर से ले लिया हमने। नाउ K1 और K1, पहले तो ये b प्लस ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा K1 K1 अपॉन टी K1 प्लस K इनवर्स 1, ये आया डिनोमिनेटर के ऊपर से, ln xc अपॉन xc माइनस x, देन के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो ये रह जाएगा K1 प्लस K इनवर्स 1 दैट इज इक्वल टू 1/t ln xc अपॉन xc। तो ये है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम इसे निकाल सकते हैं, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। तो अगर हमें K1 पता है, हमें xc पता है जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, x हमें पता है टाइम t के बाद जो भी a जितना भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ है ना, अगर ये सब चीजें हमें पता है तो हम यहाँ बैकवर्ड रिएक्शन पे दिखा सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है, ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 34 जो है ये, इस इक्वेशन में आप देखिए यहाँ पर कोई भी b की वैल्यू नहीं है, b यहाँ नहीं दिख रहा है, और b क्या लिया था हमने कि जो भी जो प्रोडक्ट b है उसकी इनिशियल कुछ कंसंट्रेशन अगर है तो वो b थी, तो यहाँ पर वो नहीं है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये एकदम सेम है जो इक्वेशन हमने ऊपर निकाली थी, जब हमने माना था कि जो b है उसका प्रारंभ में जो b कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 0, उसमें जो इक्वेशन निकल के आई थी वो भी यही थी, K1 plus K inverse 1 is equal to 1/t ln xc upon xc minus x। तो इसका इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बैकवर्ड रिएक्शन, है ना, ये समझने की चीज है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें जो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, प्रतीप अभिक्रिया जो हो रही है, उसके रेट कांस्टेंट पे वो जो उत्पाद है बी, अगर वो इनिशियली कुछ भी प्रेजेंट है सपोज बी कंसंट्रेशन में या नहीं प्रेजेंट है, इसका उसकी रेट इक्वेशन पे बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेट मी चेक, हम मैं आपको चेक करा सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन है दिस वन, ये हमने निकाली है जबकि b इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, और ऊपर जो हमने निकाली थी ये जो निकाली थी, ये हमने निकाली थी जबकि b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, b इज इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है जबकि b कुछ वैल्यू होती है, तो b इक्वल टू नॉट 0, इन दोनों के लिए जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसके लिए बिल्कुल एक्जेक्टली सेम इक्वेशन आती है। ओके, यहीं तक थे, थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे हिसाब से जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा, वैसे मैं इसकी पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूंगा तो थोड़ा समझने में और इजी रहेगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम दूसरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज क्रमागत प्रथम कोटि की अभिक्रिया, या इसको कॉन्जिक्यूटिव और सक्सेसिव रिएक्शन भी कहते हैं।